नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कोरोना की वजह से मैं देख रहा था स्टूडेंटों की स्टडी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे एजुकेटरों ने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जहाँ स्टूडेंटों से फीस वसूली जा रही है। तो दोस्तों, हमने इस चैनल को इसी चीज़ को ध्यान में रख के स्टार्ट किया कि जो शिक्षा है ना, उसका व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हमारी टीम का मानना है। तो उस व्यापार को रोकने के लिए हमने इस एजुकेशन चैनल को स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा का जो अधिकार आपको मिला है आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के तहत, उस फंडामेंटल राइट को आप तक पहुंचाना। हम उस अधिकार के तहत आपको हमेशा एक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करते रहेंगे। हम आपके गाइडर के रूप में हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। हमारा उद्देश्य है हर बच्चे तक उसका अधिकार पहुंचाया जाए। यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, जो शहरों में आकर एजुकेटरों से पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपसे साइकोलॉजी के बारे में बात की, आपसे मैथमेटिक्स के बारे में बात की, आपसे एनवायरनमेंट के बारे में बात की। आने वाले कुछ दिनों में आपको जीएस की कंप्लीट सीरीज मिलेगी। आपको रीजनिंग, मैथ, यानी कि जितनी भी सब्जेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं उनके लिए बेहतरीन एजुकेटरों द्वारा आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में आपसे बात की। साइकोलॉजी में हमने बात की ऑरिजिन ऑफ साइकोलॉजी की, जिसमें हमने आपसे बात की विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को। हमने आपसे बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। हमने जाना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, क्या विभेद है, किस तरीके से एक दूसरे जुड़े हैं। हमने जाना डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि विकास को कौन कौन से कारक और किस तरह से प्रभावित करते हैं। उसी ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अन्य कारकों के बारे में बात करते हैं जो विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे से बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मानव शरीर में पाई जाती हैं और इनसे कुछ डिस्चार्ज होते हैं, कुछ स्राव निकलते रहते हैं, कुछ रस निकलते रहते हैं। वो स्राव क्या करते हैं? व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? इनसे निकलते हैं इनसे निकलने वाले स्राव शारीरिक, मानसिक विकास के साथ व्यक्ति के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एक ग्रंथि होती है जिसे हम पिट्यूटरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। वो मास्टर ग्रंथि कही जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, तो ये पीयूष ग्रंथि है। जो पीयूष ग्रंथि है उसको नियंत्रित करती है मानसिक शक्ति। किससे नियंत्रित होती है? मानसिक शक्ति से नियंत्रित, मानसिक शक्ति से यह नियंत्रित होती है। और अन्य सभी ग्रंथि जो मानव शरीर में पाई जाती हैं वो पीयूष ग्रंथि से नियंत्रित होती हैं। यानी कि अन्य सभी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि से नियंत्रित। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इनसे कुछ स्राव डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। ये स्राव व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। हमने जाना कि जो पीयूष ग्रंथि है वो कौन सी कैसी ग्रंथि है? वो ग्रंथि है मास्टर। वो मास्टर ग्रंथि है, ये नियंत्रित होती है व्यक्ति की मानसिक शक्ति से और इसी ग्रंथि से अन्य सभी ग्रंथियां नियंत्रित की जाती हैं।
जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियां, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थाइमस या पाइनल ग्रंथि की। सबसे पहले किस ग्रंथि की बात करेंगे? थाइमस या पाइनल ग्रंथि की। दोस्तों आप लोगों की शिकायत थी कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा स्लो करने की। तो देखते हैं थाइमस या पाइनल ग्रंथि। दोस्तों थाइमस या पाइनल ग्रंथि, जो पाइनल ग्रंथि है, अगर ये ज्यादा काम करे यानी कि ज्यादा एक्टिव हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि स्पीड अगर इसकी तेज हो जाए तो उस व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि क्या होता है, इससे क्या इंपैक्ट है इसका? इसकी अति सक्रियता किसको प्रभावित करती है? प्रभावित करती है शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये बाधा उत्पन्न करती है व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास में। यानी कि इसकी अति सक्रियता शारीरिक मानसिक विकास को अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यानी कि होता क्या है, अगर ये अति सक्रिय हो जाए, ज्यादा काम करे, तो बालक की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक बच्चा ही बना रहता है। इसमें क्या होता है इसकी अति सक्रियता से? बालक काफी आयु तक बच्चा ही बना रहता। यानी कि सक्रिय अगर अधिक हो गई तो बालक का मानसिक विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता, व्यक्ति का शारीरिक विकास भी उतनी तेजी से नहीं होता। यानी कि उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी शारीरिक काया में वृद्धि नहीं हो पाती, उसके मानसिक विकास में यानी कि उसके सोचने की क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती। हम कहते हैं ना कि मैच्योरिटी नहीं आ पाई उम्र के साथ, तो वो इसी ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं दूसरा, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि व्यक्ति के मानव शरीर में जो हड्डियां होती है, जो दांत होते हैं, इनका जो विकास होता है वो इस ग्रंथि की सहायता से या इसकी मदद से या इसकी मौजूदगी में हो पाता है। यानी कि किसके लिए सहायक है? हड्डियों एवं दांतों के विकास के। दोस्तों अगर पैराथायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि हड्डियों दांतों के विकास को प्रभावित करती है, साथ ही मानव शरीर में संवेग होते हैं, रोना हंसना, ठीक है, इन संवेगों के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। मानव शरीर के संवेग मानव के मस्तिष्क के अंदर जो शांति होती है उसको भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यानी कि ये संवेगात्मक
विकास एवं शांति को भी प्रभावित करती। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें और शेयर करना भी ना भूलें। आगे देखते हैं, अन्य ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं आपसे। जैसे अगली ग्रंथि है अगली ग्रंथि जिसके बारे में आपसे बात करेंगे वो है थायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित करती है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि का क्या प्रभाव होता है, जैसे कि पुरुषों के अंदर हम विशेषता देखते हैं, लंबाई, दाढ़ी, मूंछें, पुरुषों जैसी आवाज, ये सब किससे प्रभावित होती हैं या किससे प्राप्त होती हैं? थायराइड ग्रंथि से। अगर थायराइड ग्रंथि के स्राव जो है, डिस्चार्ज होगा, अगर कम होगा तो लंबाई में कमी हो सकती है, दाढ़ी मूंछों में कमी हो सकती है, यानी कि नाटा व्यक्ति पैदा हो सकता है। इससे का प्रभाव ऐसा भी पड़ सकता है कि विकृत मूड पैदा हो, यानी कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो, यानी कि उसके शरीर में, यानी कि हम कहते हैं ना, किन्नर जो होते हैं उनके शरीर का पूरा विकास ना हो पाया हो, जननांगों का विकास ना हो पाया हो, तो ठीक है, तो विकृति के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा, यानी कि दोनों चीजों के साथ, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकासों में उसके ऊपर क्या पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या प्रभाव, इससे क्या मिलता है? ये थायराइड ग्रंथि लंबाई, दाढ़ी, मूंछें, पुरुषों जैसी आवाज, पुरुषों जैसी आवाज, अगर इस ग्रंथि का अभाव होगा, यानी कि अगर थायराइड ग्रंथि का अभाव से क्या पैदा होगा? इससे पैदा होगा विकृत मूर्ख। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आपसे बुद्धि लब्धि की, यानी कि अगले विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। तो देखते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से व्यक्ति के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि लब्धि किसको प्रभावित करती है? कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर बुद्धि लब्धि तीव्र है, यानी कि तीव्र बुद्धि तो तीव्र विकास, मंद बुद्धि तो मंद विकास, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। तो क्या कहती है? तीव्र बुद्धि, तीव्र विकास, मंद बुद्धि, तो मंद विकास। इसको मैं कुछ एग्जांपलों से आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लें, अगले पेज पर हम उसको लेके आते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे बुद्धि लब्धि। दोस्तों, बुद्धि के आधार बालकों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मैं मुख्य रूप से प्रतिभाहीन बच्चे या मंदबुद्धि बच्चे,
जड़ बुद्धि बच्चे, इनको महामूर्ख कहते हैं। एक होता है प्रतिभाशाली बच्चे। तो पहली बात करता हूं मैं आपसे, प्रतिभाहीन या मंद बुद्धि बच्चे, प्रतिभाहीन या मंद बुद्धि बालक। बुद्धि लब्धि पढ़ाएंगे तो इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी से बता रहा हूं दोस्तों। इनका जो IQ माना गया है, बुद्धि लब्धि मानी गई है, वो बुद्धि लब्धि मानी गई है 80 से 90 के बीच। 80 से 90 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि, उनको माना गया प्रतिभाहीन या मंद बुद्धि बालक। इनके बारे में बताया गया कि ये 22 माह की अवस्था में क्या करते हैं, चलना सीख पाते हैं। कैसे? बाईस माह की अवस्था में चलना सीख पाते हैं। दूसरे, जड़ बुद्धि, एक सेकेंड, जड़ बुद्धि बच्चे, जड़ बुद्धि वालों के साथ क्या होता है, इनका IQ जो होता है 20 या 25 से कम होता है। इनका IQ 20 या 25 से कम। तो ये 30 माह की अवस्था में चलना सीख पाते हैं। अगले बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे जिनका IQ 140 से अधिक होता है, अधिक को मैं डिनोट करता हूं इस साइन से, 140 से अधिक होता है, उनके बारे में कहा गया कि 13 माह या औसतन 14 माह की अवस्था में वो चलना सीख जाते हैं। 13 माह या औसतन 14 माह की अवस्था में चलना सीख जाते हैं। दोस्तों, IQ को हम पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है बुद्धि लब्धि, इसको हम पढ़ाएंगे, ये बुद्धि लब्धि आएगा। अभी मैंने आपको इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछे गए कि भाई प्रतिभाहीन बच्चे कितने माह की अवस्था में चलना सीख पाते हैं, जड़ बुद्धि बच्चे कितने माह की, प्रतिभाशाली बच्चे कितने माह की अवस्था में चलना सीख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इसलिए आपको आज बताए गए हैं। तो दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला उठाते हैं हम आपको, अगला विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अगला पॉइंट हमने लिखा था लिंग भेद। लिंग भेद शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि क्या लिंग भेद मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। लिंग भेद मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। वो हमारे यहाँ सामाजिक परंपराएं कुछ ऐसी थी, कुछ रूढ़िवादिताएं कुछ ऐसी थी, जिसमें हम लड़कियों को शिक्षा के अवसर या सीखने के अवसर उपलब्ध नहीं कराते थे, उनका कौशल या अधिगम नहीं कराते थे। तो क्या देखते थे हम कि वो सीख नहीं पाते थे, जबकि अगर हम उनको समान अवसर उपलब्ध कराएं तो वो हमारे बराबर या हमसे ज्यादा भी सीख सकती हैं। ऐसा हमने देखा। हमारे देश में प्रधानमंत्री रही महिलाएं, हमने देखा
कि बहुत सारी महिलाएं चांद तक गईं। तो ये सब क्या है, जब तक हम अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक महिलाएं या लड़कियां आगे नहीं आ सकती। हमने अवसर उपलब्ध कराया तो उन्होंने अवसरों को क्या बनाया, अपना विकास का साधन बनाया, अपने डेवलपमेंट का साधन बनाया, यानी कि वो सीखे, अधगम हुआ, उनका लर्निंग हुई। तो दोस्तों लिंग भेद सिर्फ प्रभावित करता है शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा किसी और डेवलपमेंट को लिंग भेद प्रभावित नहीं करता। लिंग भेद किसको प्रभावित करता है, मैं लिखता हूं, सिर्फ शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा कतई नहीं है कि अगर लड़की पैदा होती है तो वो काम नहीं कर सकती, वो लड़का कर सकता है, वो सीख नहीं सकती। अगर आप उसे उसी लड़के के समान अवसर उपलब्ध कराओगे तो हो सकता है कि वो उससे ज्यादा सीख जाए या उससे आगे निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। आज हम तोड़ रहे हैं, बहुत सारे परिवार और लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हर बार हम रिजल्ट देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा परसेंटेज लेके आती हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि आई बोर्ड का रिजल्ट आया और यहाँ लड़के ने लड़कियों से आगे टॉप किया। ठीक है, तो ये पहली बार सही हुआ है। अब तक लड़कियां ही टॉप करती हुई दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी वयस्कता आ जाती है। बताएंगे जब किशोरावस्था पढ़ाएंगे, यानी विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे आपसे, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसमें बताएंगे कि कैसे इसमें वयस्कता लड़कियों पहले और लड़कों में बाद में, यानी कि माना जाता है कि 12 से 14 वर्ष तक की आयु तक लड़कियां जल्दी वयस्क हो जाती है और 14 से 16 तक लड़के वयस्क होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने अपने देश में देखा होगा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21, ये इसीलिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, मैं लिख देता हूं कि कौशल और अधिगम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौशल एवं अधिगम पर इसका कोई प्रभाव नहीं। अगली बात करते हैं आपसे, जो मैंने लिखा, जाति और संस्कृति, रेस एंड कल्चर। याद रखिएगा, कास्ट एंड कल्चर नहीं कह रहा हूं, रेस एंड कल्चर कह रहा हूं। अगला पॉइंट है जाति और संस्कृति। रेस एंड कल्चर। दोस्तों कल्चर के बारे में आपको बता चुका हूं। कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। जितनी ज्यादा संस्कृति समृद्ध होगी वो उतना ही ज्यादा बालक का मानसिक विकास तीव्र होगा। यानी कि जितनी ज्यादा समाज में आजादी होगी उतनी ही ज्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे और व्यक्ति का मानसिक विकास उतना ही तीव्र होता जाएगा। यानी कि हम देखते हैं आदिवासियों की संस्कृति क्या है, बंधी हुई है, कुछ रूढ़िवादी, कुछ परंपराओं बंधे हुए हैं। तो वो क्या है, उनका पास जो ज्ञान है वो वहीं तक है जितना उनके पास है, वो उस ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, लेकिन उनका ज्ञान उससे आगे नहीं। हम जितना जितना अपने दायरे को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास अवसर उतने ही उपलब्ध होते जाएंगे। यानी कि एक बच्चा है, ठीक है, जो कहाँ है, एक छोटे से घर में ही पैक है, तो उसे उस घर के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जैसे वो बाजार में आता है, मार्केट में आता है, तो मार्केट में मिलने लगता है। जब वो समाज से जुड़ता है, दो समाज से मिलने लगता है, आगे बढ़ता है तो आगे चीजों को जानने लगता है। जैसे जैसे लोगों की कनेक्टिविटी में आता जाता है वैसे वैसे वो हर दिन सीखता चला जाता है। बात करता हूं जाति की। जाति जो है, जो रेस है, ये रेस प्रभावित करता है आपके शारीरिक विकास। दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित ये इस तरह से करता है कि एक व्यक्ति है जो, जैसे कि हमने सुना होगा कि मेडिटेरियन सी के आसपास जितने लोग हैं उनको मेडिटेरियन जातियां बोल देते हैं। उत्तरी यूरोप वाले लोगों को हम बोल देते हैं कि वो उत्तरी यूरोप की जाती हैं। इस तरह से क्या है,
इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है, उदाहरण के लिए ले लेता हूं कि मेडिटेरियन जातियों के बालक उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी वयस्क हो जाते हैं। उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा, उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा जल्दी वयस्क। अगर बात करूं तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, लेकिन रेस आर्य और द्रविड़ है, यानी कि नॉर्थ में वो आर्य, जो साउथ में द्रविड़। ठीक है, तो इस तरह से हम रेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, मेडिटेरियन जातियों में मैंने एक एग्जांपल दिया, ये जाति किसको प्रभावित कर रही है, शारीरिक विकास को। बात करते हैं संस्कृति की। जो संस्कृति है, ये संस्कृति प्रभावित करती है मानसिक विकास को। ये किसको प्रभावित करती है, मानसिक। ठीक है दोस्तों, हमने जाना कि लिंग भेद सिर्फ कौशल और अधिगम पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, सिर्फ किस पर प्रभाव होता है, शारीरिक विकास पर। हमने जाना रेस एंड कल्चर को, रेस शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, एक एग्जांपल दिया। और संस्कृति के बारे में, वातावरण में आपसे बता चुका हूं कि जैसी सोसाइटी जितनी ज्यादा समृद्ध होगी, वो जितनी ज्यादा वहां सीखने के अवसर होंगे, मानसिक विकास उतना ही ज्यादा तीव्र होगा। अगला बात जिसको हम बहुत बड़े लेवल पर करेंगे, अधिगम, लर्निंग। अभी मैं आपको यहाँ छोटा सा सिर्फ एक एग्जांपल देकर छोड़ूंगा, क्योंकि अभी विकास के बारे में आपसे बात करनी है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करनी है, विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करनी है, और विकास के सिद्धांतों खत्म होने के बाद हम आपसे बात करेंगे लर्निंग की। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम। नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। अधिगम, लर्निंग। बहुत बार मैं हर बार बोल रहा हूं आपसे कि वातावरण, यानी कि जितने ज्यादा सीखने के अवसर उतना ही ज्यादा बालक सीख सकता है। यानी कि इसमें मैं लिखूंगा वही बात जो मैं बोल रहा हूं कि सीखने के अवसर जितने अधिक उतना ही विकास। सीखने के अवसर जितने अधिक विकास उतना ही अधिक, जितने अधिक उतना ही अधिक विकास। एग्जाम्पल देता हूं, एक गांव का लड़का है और एक शहर का लड़का, यानी कि एक लड़के का जन्म गांव में ही हुआ, गांव में ही पला, गांव में ही उसका पालन पोषण हुआ, और एक बच्चे का जन्म शहर में हुआ, उसका शहर में पालन पोषण शहर में हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसको कृषि का ज्ञान अधिक होगा, गांव के लड़के को या शहर के लड़के को? अब सीधी सी बात है, गांव के लड़के को ज्यादा होगा, क्योंकि हमने उसको कृषि के बारे में सीखने के अवसर उपलब्ध कराए, शहर के लड़के को उपलब्ध नहीं कराए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सिंपल सा क्या है, जितने ज्यादा सीखने के अवसर उतना ही ज्यादा अधिगम। यही बात लर्निंग कहती है कि आप जितने अवसर दोगे उतना ही ज्यादा बालक सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। आज मैंने आपसे बात की विकास के प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें मैंने आपसे लिंग भेद के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपसे अधिगम के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपसे रीजन कल्चर के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात की, वातावरण के बारे में, वंशानुक्रम के बारे में, ठीक है, रोग, आहार, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात की। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो में बैकग्राउंड साउंड थोड़ी सी आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अभी संसाधन की कमी होने के कारण हम आपका सिर्फ इतना ही सहयोग कर पा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको अपडेट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगे तो शेयर और जरूर